नमस्कार। वक्त 4 का चक्रव्यूह का है और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है और दुनिया भर के 19 बड़े देशों के उद्यमियों और निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में खाड़ी देशों के उद्यमी 6 सेक्टरों में निवेश को उत्सुक हैं। पावर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक में निवेश को लेकर इच्छुक हैं गल्फ के उद्यमी, और यानी जो उद्योगपति हैं गल्फ के निवेशकों से बातचीत कर रही है सीएम योगी की 7 अफसरों की टीम। दुबई और अबू धाबी के व्यापारियों से एमओयू स्टेज की बातचीत चल रही है। जीआईएस 2023 के जरिए योगी सरकार का प्रदेश में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार सरकार अलग अलग कदम उठा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में निवेश हो। कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकारी और मंत्री भी विदेश दौरे पे रहने वाले आने वाले दिनों में, और अलग अलग देशों के अलग अलग मंत्रियों को, अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। उधर लगातार बातचीत की जा रही है और इस बात के लिए उद्योगपतियों को आश्वस्त किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए सबसे सुरक्षित है। और यही वजह है कि पिछले कई दिनों में योगी सरकार ने 2 चीजों पर सबसे ज्यादा काम किया है। एक सुरक्षा व्यवस्था, दूसरा कनेक्टिविटी, यानी सड़कों की जो जाल है उसे बिछाया गया, हाईवेज बनाए गए, एक्सप्रेसवे बनाए गए ताकि कनेक्टिविटी बेहतर हो, चाहे सड़क मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हवाई मार्ग हो। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से तैयार। दुनिया भर के 19 बड़े देशों के उद्योगपतियों और निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगली खबर बाराबंकी से है, जहां फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हुए हैं और घर में दाल बनी थी जिसे खाने से सभी की हालत बिगड़ी और पेट में दर्द अचानक उठा। इलाज के लिए अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। मामला थाना सफदरगंज के रुदलापुर गांव का है, जहां एक ही परिवार के कई लोग अचानक बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि इन्होंने खाने में दाल बनाई थी और उसे खाने के बाद सभी की हालत बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो इलाज के लिए अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। फूड पॉइजनिंग ने एक ही परिवार के 5 लोगों को बीमार कर दिया, जिसके बाद अब सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और मैनपुरी के करहल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए विपक्ष पर वार किया और निशाना साधा विपक्ष पे। सीएम ने कहा कि 2019 में मुलायम सिंह ने संसद में कहा था कि आएंगे तो बीजेपी ही। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि भी उन्होंने दी। बीजेपी सरकार में सबका विकास हुआ, योगी आदित्यनाथ ने कहा, और राजनीति इमोशनल नहीं हो सकती है। सत्ता में 4 बार समाजवादी पार्टी रही लेकिन सिर्फ परिवार का विकास किया। हम हर गरीब के लिए मकान, गैस, राशन दे रहे हैं और सपा सरकार में नौकरी के बदले वसूली हुआ करती थी। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। चाचा भतीजे ने नौजवानों का शोषण किया, विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, उन्हें सुनते हैं। मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। उन्हें इसलिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं क्योंकि उन्होंने 2019 में ही, आपको याद होगा, नेताजी का दिल्ली में संसद का वह ऐतिहासिक भाषण, जब उन्होंने देश की संसद में कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव अब होंगे, चुनाव के पहले उन्होंने कह दिया था कि अब तो आएगी तो भाजपा ही। और आज नेताजी के ही आशीर्वाद का परिणाम था कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के परंपरागत दुर्ग को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से दोनों लोकसभा सीटों पर परचम लहरा करके आज से 3 महीने पहले विजयी हुए थे। मैनपुरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जग विख्यात रही है और इसीलिए इसकी इस पहचान को फिर से आप सबके सामने रखने के लिए आज फिर मैं आपके बीच आया हूं। इतिहास
अवसर सबको देता है, लेकिन कुछ ही लोग इतिहास बना करके इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अपना नाम लिखाते हैं। और मैनपुरी के भाइयों बहनों, आपको इतिहास बनाने का एक नया अवसर मिल रहा है। इस अवसर से अब चूकने की आवश्यकता नहीं। कौन वे लोग थे जिन लोगों ने मैनपुरी के इटावा के लोगों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था? कौन वे लोग थे जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में आकर के सत्ता को अपनी बपोती बना करके इटावा हो, मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो, आगरा हो, एटा हो, कानपुर हो, या फिर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, गरीब को उसकी आजीविका से वंचित किया, अन्नदाता किसानों को मिलने वाली शासन की सुविधा से वंचित किया। उन लोगों को चिन्हित करके अब समय आ गया है, लोकतंत्र की अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। और उसी ताकत का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, नेताजी श्री मुलायम सिंह और रामतीर्थ वार्ड में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान मैनपुरी चुनाव में जीत का दावा करते हुए न्यूज वन इंडिया से खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम। सर, उद्घाटन किया गया है, आज नरही में सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जनता के लिए खोला गया है। अब घर में मोहल्ले में जो कार्यक्रम होंगे, शादी बारात, पसनी, मुंडन, सब यहाँ हो जाएंगे, बर्थडे भी हो जाएंगे। मैनपुरी चुनाव को लेकर, जनता की सुविधा के लिए मैनपुरी चुनाव को लेकर जिस तरीके से जीतेंगे, वहाँ बीजेपी जीत रही है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ जिस सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया गया, आम जनता को इससे सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ मैनपुरी चुनाव को लेकर भी बड़ी बात बोली है कि हम लोग मैनपुरी में लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे, मैनपुरी का चुनाव भी जीतेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज वन इंडिया, लखनऊ। और लखनऊ में रामतीर्थ वार्ड से पार्षद नागेंद्र सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। तीर्थ वार्ड में जनता की समस्याओं को देखते हुए स्थानीय पार्षद नागेंद्र सिंह चौहान ने सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन आज डिप्टी सीएम से कराया है। नागेंद्र जी, बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यहाँ पर देखा जाता था कि लोग पेशाब करते थे, उसको आपने साफ कराया, सामुदायिक केंद्र बनवाया, डिप्टी सीएम ने उद्घाटन किया। जनता के लिए क्या बातें कहेंगे? मैं तो यहाँ बचपन से आता जाता रहा हूँ और हमारा यहाँ मिलना जुलना रहा। बचपन से मेरे दिमाग में था कि ये शौचालय जो सरकारी शौचालय है एक गंदगी है, और कब भगवान हमको मौका देगा कि ये क्षेत्र भी हर जगह में आ जाए और मैं यहाँ का पार्षद बन जाऊँ, इस गंदगी को दूर किया जाए। खैर, भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया और मैं यहाँ का पार्षद बना। और जो यहाँ शौचालय था, इसकी बड़ी शिकायतें थी क्योंकि टीन शेड लगा था, लोग यहाँ पेशाब करते थे, माताएं बहनें थी, उनको बड़ा इतराज़ था। छतों पर से इधर देखना उनके लिए गुनाह था क्योंकि नीचे से लोग पेशाब कर रहे खुले काम। इसलिए मैंने इसको तोड़वा के इसके बगल में कि थोड़ा सा जगह नैरो थी, उसने 10 औरतों का 10 आदमियों का मैंने वहाँ शौचालय बन दिया। मैं शादी घर का समुदाय केंद्र के बारे में विषय में सोचा और बाद वार्ड विकास निधि से इसका शुरुआत कराई। और अभी फिर ये थोड़ा क्योंकि इसके छत पे टीन शेड का विचार था, तो मैंने सोचा कि जो भी पैसा लगे, एक बार लगे, टीन शेड क्यों गए, तो मैंने जय साहब से कहा कि साहब ऊपर भी इसको पक्का बना दिया जाए, एक कमरा दूल्हा दुल्हन के लिए या और भी जो औरत मर्द हो उनके श्रृंगार के लिए इसको बनाया जाए, बाकी छत पे खाने की भी व्यवस्था कर दी जाए। वो मैंने जय से देखा कि एस्टिमेट में कितना फ़र्क होगा, उसके लिए उनको मैंने कह दिया गया, उसका भी एस्टिमेट भर के और बहुत जल्द जो है काम स्टार्ट करने के लिए तत्पर होऊंगा मैं। डिप्टी सीएम ने कहा पीछे जो अतिक्रमण है उसको हटाकर इसको और बड़ा बनाया जाएगा। जी, अब ये सीएम साहब ने कहा है, अब सीएम साहब को, क्योंकि सीएम साहब के पास बहुत सी समस्याएं और बहुत से लोगों की प्रार्थना रहती हैं, इस प्रार्थना को उन्होंने कहा ही है। अतिक्रमण से जो संबंधित लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि परिपत्र लेके जाएं और प्रार्थना पत्र लेके जाएं और सीएम साहब को दें, जिससे कि तत्काल इंक्रीमेंट टूटे और इसको बढ़ावा किया जाए। आने वाले चुनाव में जनता अगर हमको मत देती और मैं जीतता हूं, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से कि मैं इसका विस्तार करूंगा और इसको और भाव बनाऊंगा।
तो लगातार इनका प्रयास रहा है कि राम तीर्थ वार्ड जो है उसको बेहतर बनाया जाए, आम जनता को सहूलियत दी जाए, ताकि जो गरीब जनता है, गरीब तबके के लोग हैं, उनको बेहतर व्यवस्थाएं राम तीर्थ वार्ड में उपलब्ध हो सकें। डिप्टी सीएम ने भी आश्वस्त किया है कि इस वार्ड विकास निधि से, डिप्टी सीएम की निधि से इस वार्ड में और भी विकास कार्य कराए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के यूपी प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर भारद्वाज ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। बहादुर जी जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। सर, रामपुर के चुनाव में आपने अपनी ताकत झोंकी है, किस तरह से लग रहा है, किस तरफ जाएगा चुनाव? इस बार का चुनाव एकदम यहाँ दूसरी तरह का चुनाव है। इस बार लोग जो है यहाँ विकास के नाम पर वोट देना चाह रहे हैं। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं यहाँ पर हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव हुआ है। एक तरफ मुस्लिम होते थे, एक तरफ हिंदू होते थे। इस बार लोगों ने ये धर्म और जाति से ऊपर उठ करके चुनाव देने का मन बनाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। और जो हमारी सरकारों ने काम किए, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। अगर आवास मिले तो सर्वाधिक आवास मुस्लिम समाज के लोगों को मिले। मुस्लिमों का विश्वास जीतने में यहाँ कामयाब हो पाओगे, क्योंकि ये आजम खां की 45 साल की सीट है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने जो लोगों के साथ जातियाँ की हैं उस कारण से लोग पहली बार अपने आप को मुक्त मानना है, क्योंकि वो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ना वो विधायक है ना सांसद है, और यहाँ तक कि उनका वोट का अधिकार भी समाप्त हो गया है। तो इस बार मुस्लिम समाज जो है आज़ादी मान रहा है कि हम आज़ाद हुए हैं, और वो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट देने को तैयार है। इस बार जो है रामपुर में आप जो 45 साल में नहीं हुआ, इस बार कराना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार यहाँ पर कमल खिलेगा और मुस्लिम समाज भी बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा और वोट करेगा। यानी कि इस बार जो है विश्वास और आत्मविश्वास कह लीजिए बहुत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को, कि रामपुर का जो ये किला है इस बार वो ढाने जा रहे हैं आजम खां का, और यहाँ रामपुर में कमल खिलाने जा रहे हैं। इस विश्वास को देखते हुए लगता है कि आने वाले वक्त में जो मुकाबला होगा वो और कड़ा होगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर। और रामपुर के रण में एक बार फिर सियासी संग्राम होने को है, क्योंकि रामपुर में आजम खान की सीट पे उपचुनाव है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दल आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता रामपुर में मोर्चा संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ आजम खान ने अपने सियासी किले को बचाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में आजम खान जनसभा कर रामपुर वासियों से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा के लिए वोट मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, आप बीती सुनाते हुए जनता के बीच वो भावुक भी हुए और कहा कि अब एक ही जुल्म बचा है, मुझे हिंदुस्तान से निकाला जाए। ऐसे में क्या रामपुर की आवाम आजम खान के दर्द बयां से प्रभावित होगी या बीजेपी की नीतियों पर भरोसा करेगी? वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी, आपने न आसमान का लिहाज किया और न जमीन का लिहाज किया। मैं शिकायत करने आया हूं आपसे, और इस खाने खुदा को जिस तरह हासिल जानकर आसिम राजा ने कहा है, मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप, मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरक में मेरी बीवी बंद थी, और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? और खबर लखनऊ से है, जहां आज एक सड़क अचानक धंस गई और 20 फीट की गहराई में ये सड़क धंस गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बैरिकेडिंग कर लोगों को आना जाना यहां पे बंद कराया, और पावर हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता बंद किया गया। विकास नगर थाना इलाके में रास्ता धंसने से आवागमन फिलहाल बंद है। 2 बाइक सवार हादसे का शिकार हुए और अचानक बीच सड़क में गहरा गड्ढा हो गया, सड़क धंस गई। और बुलंदशहर में सरकारी पौधशाला के कमरे में राष्ट्रीय पक्षी मोर के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने यहां पे शिकार की आशंका जताई है, और मोर के अवशेष मिलने का वीडियो वायरल हो रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि 2 दिन पहले घायल अवस्था में जंगल में मोर मिला था,
और पौधशाला में राष्ट्रीय पक्षी का इलाज चल रहा था। पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कोतवाली स्याना इलाके के गांव रानापुर स्थित सरकारी पौधशाला का यह मामला है। तो 2 दिन पहले घायल अवस्था में इस मोर को यहां पे लाया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा था, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो पौधशाला पर पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। यूपी के बुलंदशहर में राष्ट्रीय पक्षी को घायल अवस्था में वन विभाग के कर्मचारी ने गुलाबटी रेंज के लोंगा गांव से घायल अवस्था में पकड़ा था, जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि आज वन रेंजर गुलाबटी के प्रयोगशाला पर इसकी किसी ने मृत्यु कर दी है और पूरे आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जानकारी ले सकता हूँ कि खुद डॉक्टर इसकी जानकारी ले रहे हैं कि किस कारण राष्ट्रीय पक्षी की मौत हुई है। हालांकि अभी कहना बहुत जल्द होगा, क्योंकि पीएम की भी कार्रवाई होगी और कार्रवाई के बाद रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आने के बाद मालूम हो पाएगा कि किस कारण राष्ट्रीय पक्षी की मृत्यु हुई है और किसने करी है। हालांकि वन विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले लोंगा के जंगल में घायल अवस्था में मोर मिला था, जिसका इलाज के लिए सरकारी डॉक्टरों से इसका ट्रीटमेंट चला था। देर रात को वहीं प्रयोगशाला पर इसका मृत्यु हुआ राष्ट्रीय पक्षी का मोर मिला। मैं जानकारी ले लेता हूँ। मेरे साथ में वन रक्षक हैं, गुलाबटी रेंज के क्षेत्र अधिकारी हैं। सर, किस तरह की ये घटना घटी और कौन लोग हो सकते हैं, किस तरह की ये उपचार चल रहा था, कहाँ उपचार चल रहा था? ये 2 दिन पहले ये घायल अवस्था में वन रक्षक लेकर आए थे लोंगा और पीछे रखो था लोंगा और किशोला के बीच में से नर्सरी पे इसका उपचार चल रहा था। ज़्यादा घायल था ये और जहाँ पे था वो उसके नर्सरी का जो कमरा है उसमें बंद था ये। उसमें जाली सुबह के टाइम जो है ये उपचार होते होते ही ये मर गया था और सुबह के टाइम जाली का नाम है तोड़ कर कुत्तों ने थोड़ा सा इसे जो है वो इसके साथ जो है वो कर दिए थे। किसकी लापरवाही समझते हैं? ये थोड़ा सा स्टाफ की ये लापरवाही रही थी कि वहाँ थोड़ा सा इसको तो अपनी देख रेख में रखना चाहिए था जो है। आपके क्षेत्र अधिकारी की तरफ से और आला अधिकारी की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे तब बताएंगे। तो इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तब इसके बारे में तत्काल। अच्छा, इनका साफ साफ कहना है कि पीएम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि वन विभाग के कर्मचारी समय पर उपचार कराया जाता है, कहीं ना कहीं मोर सुरक्षित जीवित रहता। अब जांच का विषय है, जांच के बाद ही मालूम हो पाएगा कि किस कारण मोर की मृत्यु हुई। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, बुलंदशहर। यूपी के और आगरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां तारघर मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। 488 करोड़ की 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं ताकि कहीं पर किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। आज मैनपुरी और आगरा का उनका दौरा और लगातार वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। तो आगरा पहुंचे हैं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यहां पर भी उनके स्वागत की भव्य तैयारियां। तारघर मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे और 488 करोड़ की 88 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। और यहां मंच पूरी तरह से तैयार, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं। प्रबुद्ध वर्ग को वो संबोधित करेंगे और जाहिर है यहां पे उनके संबोधन में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होगा और बताया जाएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश मजबूत हो रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। क्योंकि इससे पहले भी कई शहरों में इस तरह के सम्मेलन वो कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा दौरा है, तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव से पहले ये दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है। करीब 3 बजे करीब वो आगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जिसके बाद वह 3:15 बजे करीब तारघर मैदान में एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत करेंगे। उसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे, साथ ही उसके साथ साथ वह तमाम जो लोकार्पण है उनका शिलान्यास भी करेंगे। देखिए, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि सीएम योगी की आदित्यनाथ को लेकर पूरी तैयारियां कर दी गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर
पुलिस फोर्स लगाया गया है। साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं उनका यहाँ आना शुरू हो गया है। तमाम बसें भरकर दूर दराज से लोग यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव से पहले सीएम आगरा का ये दौरा पूरी तरह से अहम माना जा रहा है। वहीं पूरे आगरा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की साफ सफाई का कार्य यहाँ पर चल रहा है और जो रूट है उसको भी डाइवर्ट कर दिया है। जो वाहन है उनको अंदर प्रवेश नहीं किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और लोगों में सीएम योगी को लेकर एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोग अपने हाथों में फूल मालाएं लेके उनके सम्मान में खड़े हुए हैं। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा। और मेरठ में हुए अपहरण कांड का पुलिस ने 4 घंटे में ही खुलासा कर दिया। बता दें कि पैसों के लेन देन को लेकर कार सवार कुछ बदमाशों ने ललित त्यागी नाम के ठेकेदार का अपहरण कर लिया था। परिजनों के मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी की सहायता से ठेकेदार का पता लगाया। साथ ही अपहरण में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा किया और अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। पैसों के लेन देन को लेकर यह अपहरण किया गया था। अगवा ठेकेदार महज 4 घंटे में ही उन्हें सकुशल बरामद किया गया। जो मेरा दोस्त है उसके साथ एक रहना प्लाजा तेजगढ़ी खड़ा हुआ था, उधर से मोनी त्यागी आए जो कि मुझे अपनी गाड़ी में खींच के ले गए, अपने घर ले गए, मारपीट करी और ज़मीन लिखवाने के लिए बोलने लगे। मेरा दोस्त ने जो है पुलिस को 112 पे इन्फॉर्म कर दिया था, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई, जो मुझे छुपा के लाए। मैंने जो मेरा दोस्त है तो अगवा ठेकेदार महज 4 घंटे में ही उन्हें सकुशल बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर विवाद था और उसी के चलते अपहरण किया गया था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 4 घंटे में ही इस मामले का खुलासा किया, अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया और जिनका अपहरण हुआ था उनको सकुशल बरामद किया है। और अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इन दिनों कई इस तरह के मामले आए जहां अपहरण किया गया, अपहरण की कोशिश की गई और पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव, ताकि इस तरह की आपराधिक वारदातों पे लगाम लगाई जा सके। तो उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है और मेरठ पुलिस ने भी यहाँ पे एक सराहनीय काम किया, जहाँ पे एक अपहरण की शिकायत पुलिस को मिली और पुलिस ने महज 4 घंटे के भीतर इस मामले का खुलासा करते हुए अपहरणकर्ताओं को शिकंजे में लिया। ज्यादा जानकारी अतुल देंगे। अतुल, पुलिस ने 4 घंटे में ही अपहरण का खुलासा किया और जो अपहरणकर्ता थे उनको गिरफ्तार किया। जी हाँ, देखिए ये मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक ललित त्यागी नाम के व्यक्ति को अपहरण कर दिन दहाड़े गन पॉइंट पर फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठा करके 3 बदमाश ले गए थे। पुलिस ने 4 घंटे के अंदर 2 आरोपियों के साथ गाड़ी को बरामद किया है। साथ ही 2 जो बदमाश हैं उनको गिरफ्तार किया है। तीसरे की तलाश जारी है कि महज 4 घंटे के अंदर मेरठ पुलिस ने अपहरण का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहुत शुक्रिया अतुल जानकारी के लिए। तो अपहरण कांड में पुलिस ने 4 घंटे के अंदर इस मामले का खुलासा करते हुए अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। और खबर गाजियाबाद से है, जहां दुकान में सो रहे 2 मिस्त्रियों में झगड़ा हुआ। सोते वक्त मच्छरदानी को लेकर विवाद हुआ था और फिर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और झगड़े में तब्दील हो गया। एक शख्स ने दूसरे के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया और मौके पर ही वकील नाम के मिस्त्री की मौत हो गई। आरोपी रामेश्वर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 लोगों में मच्छरदानी को लेकर विवाद हुआ और फिर यह विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया और एक युवक ने दूसरे के सिर पे हथौड़े से वार कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर नोएडा से है, जहां रिटायर्ड कर्नल से लूट हुई है और फेज 2 थाना पुलिस ने इसका खुलासा किया। लुटेरों ने रिटायर्ड कर्नल से हथियार के बल पे कार लूटी थी और पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की कार के साथ तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। तो नोएडा पुलिस पूरी तरह से एक्टिव। पिछले कई दिनों में यहां कई एनकाउंटर भी हुए, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया और यहां पे
क्योंकि एक रिटायर्ड कर्नल के साथ लूट की वारदात हुई थी और उसका खुलासा पुलिस ने किया है। 23 सितंबर 2022 को दिल्ली में एक कार लूट की 0 FIR दर्ज हुई थी। ये FIR ट्रांसफर होकर सेक्टर 20 के पास आई और थाना सेक्टर 20 नोएडा ने इसकी विवेचना प्रारंभ करी। इसमें एक व्यक्ति के साथ उनकी टाटा हैरियर को लूटा गया था। थाना फेज 2 के पास सूचना थी कि इस घटना में जो संलिप्त लोग हैं वो हमारे थाना फेज 2 क्षेत्र में एक्टिव हैं। इसके लिए सर्जन कॉम्बिंग करी गई और यही सर्जन कॉम्बिंग में इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से टाटा हैरियर भी बरामद करी गई है। एक अन्य अभियुक्त इसमें फरार है। इन 2 अभियुक्तों का नाम रोशन मिश्रा और अनिल है। ये मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले हैं। टाटा हैरियर बरामद हो चुकी है। इस पूरे प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। 23 सितंबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।